हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिनका ऑटिज़म का कॉज भी हो सकते हैं और जो बच्चों में रिकवरी की वजह भी बन सकते हैं। रिकवरी अगर हम उन्हें सही तरह से ट्रीट करने की कोशिश करें या उन्हें हम सही टाइम पर उन्हें एक राइट स्टिमुलेशन में, जो एक नेगेटिव स्टिमुलेशन हमारे बच्चों को मिल रहा है। स्टिमुलेशन का मतलब होता है कोई भी इनपुट हमारे अंदर जो जा रहा है, जो चीज़ें हम आसपास के माहौल में देखते हैं, उनका असर हमारे दिमाग पर अक्सर होता है। और जब कोई बच्चा छोटा होता है, स्पेशली जब आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है और वो बढ़ रहा है, उस टाइम से लेकर 3-4 साल की एज तक बच्चे जो देखते हैं उसके आसपास के माहौल का बच्चों पर, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का असर बच्चों की ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट पर ज़रूर होता है। ऑटिज़म के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं और किस तरह से हम बच्चों में ऑटिज़म के ख़तरे को कम कर सकते हैं, इसी विषय पर मेरा वीडियो है। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली ऑटिज़म क्या है और हमें किस तरह से एक राइट वे में ट्रीट करना है ऑटिज़म को। सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जानते नहीं हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल रूप में हम चीज़ों को समझते हैं तो हम समझ पाते हैं ऑटिज़म को एक बेटर वे में। क्योंकि किसी भी चीज़ को ट्रीट करने से पहले, अगर वो ऑटिज़म भी है तो उसे ट्रीट करने से पहले, उसे ठीक करने से पहले ज़रूरी है जानना ऑटिज़म के बारे में। जितना हम किसी चीज़ के बारे में बेहतर जानते हैं, हम उसे उतना अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है कि जब आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है, स्पेशली जब आपका न्यूबॉर्न है बेबी, उस टाइम पर उसी टाइम से ही बच्चे सीखना और देखना शुरू कर देते हैं। अपने आसपास के टॉयज़ को देखना शुरू कर देते हैं, लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। कोई नाम बुला रहा है तो उधर इधर मुड़ के देखते हैं। अपनी नीड्स को रोकर बताना, ये सब चीज़ें बच्चों में आने पे बहुत छोटी एज में बच्चे ये चीज़ें सीख जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी एज से ही हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है और इतनी तेज़ी से डेवलप होता है कि 5 साल तक आते आते बच्चे काफ़ी हद तक मेंटली डेवलप हो चुके होते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि 90% तक बच्चे 5 साल की उम्र तक डेवलप हो जाते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5 साल में जो बच्चों को इनपुट मिल रहा है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है बच्चों में ऑटिज़म होने का और उसकी ना ऑटिज़म होने का या रिकवरी का। पहले मैं बात करूंगी कि अगर हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि ऑटिज़म किस वजह से हुआ, हम बच्चों को सबसे पहली जो वजह होती है वो होती है आपके बच्चे का आइसोलेटेड होना, एकदम से अलग हो जाना। मैंने देखा है कि वर्चुअल ऑटिज़म में अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बच्चे को फ़ोन दे देते थे, लेकिन जब फ़ोन नहीं था तब भी ऑटिज़म तो था। उसकी क्या वजह थी? ऑटिज़म जैसे सिम्टम्स वर्चुअल ऑटिज़म में भी हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ सबसे बड़ी जो वजह है वो ये सिर्फ फ़ोन नहीं है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। बच्चे को वो सोशल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वो चीज़ें नहीं मिली जो बच्चों को डेवलप होने के लिए चाहिए। क्योंकि एक मदर का इंटरेक्शन, फैमिली मेम्बर्स का इंटरेक्शन होना या उससे बातें करना या उसको कोई चीज़ उसके साथ खेलना, ये सब चीज़ें अक्सर मदर करती हैं, बच्चों के साथ खेलती हैं और बच्चे आपको देखते हैं, उससे बच्चों का आपके साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। और ऐसे में बच्चों के चांस बहुत कम होते हैं कि बच्चे आपसे दूर हों या बच्चे सोशली आइसोलेटेड हो जाएं। जब बच्चे सोशली आइसोलेटेड हो जाते हैं तब बच्चों में ऑटिज़म का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप वर्किंग भी है तो आपको ज़रूरत है 1 से 4 या 5 साल की उम्र तक बच्चे पर पूरा फोकस करने की, कि जब आप काम से भी आ गए हैं तो बच्चे को ज़रूर कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे उसे लेकर बैठिए, उससे बातें कीजिए, उससे खेलिए। इस चीज़ से भी बच्चों में ऑटिज़म के ख़तरे को कम किया जा सकता है। बहुत पहले एक पेरेंट से मिली थी जो कि वो वर्किंग थी और वो काफ़ी अच्छी जॉब में थे दिल्ली में। तो उन्होंने, उनके फर्स्ट चाइल्ड को ऑटिज़म था और सेकंड उनका बेबी बिल्कुल नॉर्मल था, 2 साल तक वो नॉर्मल था। और उन्होंने यह सोचकर वो फ्री हो गए कि अब बच्चा जो है, टेंशन फ्री हो गए कि बच्चे को अब कोई चांस नहीं है ऑटिज़म होने का। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ में छोटे बेटे को रखना शुरू किया और दोनों को एक ही कमरे में बंद करके वो जॉब पर जाते थे।
और धीरे धीरे जो सेकंड चाइल्ड था उसमें वो फीचर्स, वो सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए। बच्चे को सेकंड चाइल्ड में भी ऑटिज्म के सिम्टम्स दिखने लगे, उसको ऑटिज्म डायग्नोस हुआ। यहाँ मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है दूसरे बच्चे को उसके साथ रखते हैं तो उससे ऑटिज्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा सिर्फ एक जो चीज़ देख रहा है उस टाइम पर, हमारे बच्चे का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। उनके ब्रेन में वो इनपुट जा रहा है और वही चीज़ें फिर बच्चों की बाहर दिखनी शुरू हो जाती हैं बिहेवियर्स के थ्रू या ऑटिज्म के रूप में। तो हमें ज़रूरत है उन सिम्टम्स को ना आने की। मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को इकट्ठा मत कीजिए, बच्चों को साथ में खिलाइए, लेकिन आप साथ में रहिए, उन दोनों को आपस में खिलाइए, दोनों का इंटरेक्शन करवाइए सही तरीके से। ऐसे में बच्चे आप किससे सीखते हैं? दूसरे बच्चे की कंपनी मिलना। मैं ये नहीं कहती कि एक बच्चे को ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चे को भी ऑटिज्म होगा, ऐसा नहीं होता। अक्सर हम बच्चों को अगर आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके पहले बच्चे को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बच्चा आपको देखता है, दूसरे बच्चे को देखता है, और जो बच्चा आपका सेकंड चाइल्ड है वो भी, उसे भी एक नॉर्मल एनवायरनमेंट मिल रहा है, प्ले का एनवायरनमेंट मिल रहा है कि बच्चा उसके साथ खेल रहा है या आपके साथ खेल रहा है। तो ऐसे में आपका साथ रहना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिविटी है जो आपकी, जो आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जब आप उसे बताते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपस में खेलेंगे। अडल्ट का बीच में जो होता है प्ले थेरेपी में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर अडल्ट, एक मदर जो है साथ में होती है दो बच्चों के, चाहे एक बच्चे को ऑटिज्म है और एक न्यूरोटिपिकल चाइल्ड भी है, तो दोनों को आपस में खिलाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अब मैं ये बात करूँगी कि ये चीज़ें जो हैं हमें शुरू में ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमने एक को अकेला छोड़ दिया या दूसरे को अकेला छोड़ दिया। दोनों को साथ लेकर बैठिए। कभी भी दूसरे बच्चे को भी इग्नोर मत कीजिए कि एक बच्चे को ऑटिज्म, मुझे उस पर फोकस करना है, सेकंड चाइल्ड है वो अपने आप से सीख लेगा, ऐसा नहीं है। हमें उसको भी हमारे साथ की, हमारी कंपनी की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि दोनों को साथ लेकर बैठे और दोनों के साथ खेलें। तीसरी जो चीज़ होती है कि बच्चे को हम अकेले छोड़ देते हैं। अकेले छोड़ना मीन्स टॉयज़ दे दिए उसके सामने, हमने रख दिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि टॉयज़ रख दिए और हमने उसको अकेले में छोड़ दिया, हम खुद किचन के काम में या फिर कहीं और दूसरों से बातें करने में बिज़ी हो गए, फ़ोन पर बिज़ी हो गए। इस चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है बच्चों की डेवलपमेंट पर। क्यों? क्योंकि जब बच्चा जानता ही नहीं कि मुझे किस तरह से खेलना है, स्पेशली अगर आपके बच्चे में थोड़े भी ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं तो वो नहीं जानता है। अब एक नॉर्मल सी बात होती है कि बच्चे ब्लॉक मुंह में डालते हैं, स्पेशली जब बच्चे टीथिंग कर रहे होते हैं, जब बच्चों के टीथ आ रहे होते हैं, तो नॉर्मल एक स्टेज रहती है कि बच्चे मुंह में हर एक चीज़ को लेना चाहते हैं। लेकिन वही चीज़ जब बड़े बच्चे करते हैं तो उसे इनएप्रोप्रिएट कहा जाता है, उसे सेंसिटिव माना जाता है और उसे ऑटिज्म का सिम्टम भी माना जाता है। तो ऐसा जो है हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे जानते नहीं कि मुझे किसी चीज़ के साथ कैसे खेलना है। या तो वो देख कर सीखते हैं या उन्हें कोई बताए कि इस तरह से खेलना है, मुंह में लेंगे, पटक कर फेंक देंगे। तो इस तरह से बच्चों में थ्रो करने के बिहेवियर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, चीज़ों को मुँह में लेने के बिहेवियर आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि उन बिहेवियर्स को कम करने के लिए ज़रूरी है उनके साथ होना, उन्हें ये बताना कि ये सही है या ये गलत है, क्योंकि आपका बच्चा खुद से उस टाइम पर नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उस फ़र्क को समझाने के लिए आपका उसके साथ होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट की या सोशल इंटरेक्शन की, जब आप बच्चे के साथ सोशली इंटरेक्ट करते हैं, आप उससे आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, ये एक चीज़ भी बच्चों को आपके साथ जोड़े रखती है। और जब बच्चे आपके साथ जुड़ जाते हैं तो बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। अब मैं यहाँ बात करना चाहूँगी मैं स्क्रीन टाइम की। स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करूं बड़ों की भी, स्क्रीन टाइम का असर ना सिर्फ बच्चों, छोटे बच्चों पर, लेकिन आप खुद पर भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो अगर कोई इमोशनल सीन आ रहा है तो उसमें रोना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई गुस्से का सीन, कोई किसको फाइट कर रहा है तो हम खुद भी उसमें एक्साइटेड हो जाते हैं कि और मारो इसको। तो ये एक चीज़, क्योंकि हमारा ब्रेन को वो इनपुट मिल रहा है, वो स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन में जा रहा है, वो आउटपुट हमारा बाहर आ रहा है। लेकिन हमारे समझने और सोचने की शक्ति इतनी है कि हम उस चीज़ को वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन ऑटिज्म में बच्चे उस चीज़ को पकड़ के रखते हैं कि जो चीज़ उन्होंने देखी। अब हाइपर एक्टिविटी की क्या वजह होती है? लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत हाइपर है, लेकिन हम उसे फ़ोन दे रहे हैं। फ़ोन देने का मतलब है कि फ़ोन में क्या है कि बच्चे बहुत तेज़ मूवमेंट, कोई कार्टून भी देख रहा है बच्चा तो बहुत तेज़ मूवमेंट है,
बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह से देखता है तो उसी तरह जंप करके वो चलता है, जंप भी उसी तरह से करता है, वो चलता भी उसी तरह से है, दौड़ता भी उसी तरह से, हर चीज़ बहुत फास्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ें देखी हैं और वो चीज़ें उसके ब्रेन में बैठ गई हैं और वो चीज़ें कर रहा है, और इन बिहेवियर्स को हम ऑटिज़म का नाम देने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है बच्चों में स्क्रीन टाइम, स्टिमुलेशन कैसा जा रहा है बच्चे के अंदर। ना सिर्फ स्क्रीन टाइम बल्कि सोशली भी बच्चा अगर कुछ नहीं सीख रहा है, आपको इसके साथ बिल्कुल नहीं है, तब भी बच्चों में ऑटिज़म का खतरा बढ़ सकता है। मुझे बहुत सी मदर्स कहती हैं कि ऑटिज़म मैडम क्या वजह मदर होती है बच्चों में ऑटिज़म की? मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कोई भी मदर जानबूझकर नहीं चाहती कि बच्चे को ऑटिज़म, कोई ये नहीं चाहती है, लेकिन अननोइंगली हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती हैं और जो बच्चों में ऑटिज़म का कारण बन सकती हैं। सबसे बड़ी एक वजह होती है हमारा स्ट्रेस लेना। जब प्रेगनेंसी में मदर स्ट्रेस लेती है, चाहे वो वजह कुछ भी है, तो आप प्रेग्नेंट है तो आपको बोला जाएगा कि आप, बड़े लोग कहेंगे कि आप खुश रहो, बच्चे के लिए अच्छा है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं, उसका भी एक लॉजिक था कि जब आप खुश हैं तो जो आपकी संतान है वो आने वाली, वो भी खुश रहेगी, वो भी सही रहेगी। लेकिन अगर आप उस टाइम पर खुद स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, वजह कुछ भी है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती है। तो कोशिश ये कीजिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप सेकंड बेबी या फर्स्ट बेबी भी प्लान कर रही हैं, तो अगर आप डिलीवरी आपकी हो भी चुकी है, उसके बाद भी आपका बच्चा 1 से 5 साल के बीच में है, इवन मैं तो कहूँगी कि कभी भी आप स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दें। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। चाहे आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, कुछ देर अपने लिए निकालिए, रिलैक्स रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है सिचुएशन के साथ कोप करने में, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन है। अब मैं बात करूंगी कि कुछ मदर्स जब बच्चा होता है तो उसे फीड देते हुए भी कुछ टेंशन करती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। वो एक वजह भी बहुत बड़ी वजह होती है बच्चों में ऑटिज़म की, क्योंकि जो नेगेटिविटी, जो सोच आप में जा रही है, वो बच्चे आपके थ्रू बच्चे में जा रही है। तो हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़, जो स्पेशली टाइम बच्चे का रैपिड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम है, और उस टाइम पर आप लॉस्ट हैं कहीं, आप स्ट्रेस्ड हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, स्पाउस के साथ में हमारा बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, या कोई ना कोई वजह है घर पे, आप उस स्ट्रेस को एक तरफ रखेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे। ये हमें एक टारगेट बना लेना है अपनी लाइफ का कि उस चीज़ पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें अपने बच्चे को फोकस करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। झगड़े तो होते ही रहेंगे, चलते रहेगा, ये एक सिलसिला है, ये ज़िंदगी है कि सुख दुख आएंगे, लेकिन हमारा ध्यान अपने बच्चों से नहीं हटना चाहिए। हमारा ध्यान बच्चे पर हमेशा रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है। यकीन कीजिए, जब आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप ऑटिज़म को बहुत बेहतर रूप से समझ पाते हैं कि ऑटिज़म क्या है और किस तरह से मुझे इस प्रॉब्लम के साथ डील करना है। अब मैं बात करना चाहूँगी कि वर्चुअल ऑटिज़म में अक्सर कहा जाता है कि बच्चों के वर्चुअल ऑटिज़म के लिए फ़ोन रिस्पॉन्सिबल रहा है, लेकिन यहाँ कहना चाहूँगी कि सिर्फ फ़ोन नहीं, बच्चों का सोशल जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बच्चों को वो सोशल स्टिमुलेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे फ़ोन की दुनिया में खो गए। क्योंकि जब बच्चों को आसपास से वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तब बच्चे अपने लिए कुछ एक नया ज़रिया ढूंढ लेते हैं खुद को बिजी करने का, और वो ज़रिया था स्क्रीन टाइम, जो उनके लिए बहुत सिंपल था, जिसकी वजह से बच्चे उसमें इतने खो गए कि उन्होंने आसपास देखना छोड़ दिया और बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स आने शुरू हुए। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि हम वर्चुअल ऑटिज़म के लिए अक्सर सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं या बच्चों से फ़ोन को दूर रखने के लिए कहते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑटिज़म में, अगर आपके बच्चे को नॉर्मल ऑटिज़म है या फिर आपके बच्चे को कोई ऑटिज़म नहीं है, आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल चाइल्ड, ज़रूरी है कि आप बच्चों को इन चीज़ों, इन 2 फैक्टर्स का खास कर ख्याल रखें कि बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखें और बच्चों को सोशली ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रखने की कोशिश करें, ताकि हम बच्चों को ऑटिज़म के ख़तरे से बचा सकें। अगर समस्या थोड़ी है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम कहीं लॉस्ट रह जाते हैं तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। राइट टाइम पर राइट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ लगातार खेलते रहना ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी थेरेपी बच्चे की नहीं करवा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनके साथ आपका बैठना, उनके साथ खेलना, उनसे बातें करना बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें ये चीज़ें ज़रूर करनी हैं। और
दूसरी चीज़ ये है कि हमें जितनी जल्दी हो सके थेरेपिस्ट बच्चों को कहीं ना कहीं से हमें गाइडलाइंस लेकर शुरू करनी चाहिए। चाहे गाइडलाइंस लीजिए या थेरेपिस्ट के पास लेकर जाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन की एक एज होती है, जब वो एज निकल जाती है उसके बाद बच्चों में रिकवरी के चांसेस कम होने लग जाते हैं। तो हमें टाइम पर ही बच्चों को समझने और उन्हें सिखाने की ज़रूरत है, और हमें उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है जो ऑटिज़म की वजह बन सकते हैं बच्चों में। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चों में ऑटिज़म के ख़तरे को कम किया जा सकता है, और जिन बच्चों को ऑटिज़म है उनकी रिकवरी भी पॉसिबल है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ऑटिज़म को बेहतर रूप में समझने में, और हम किस तरह से अपने बच्चों को ऑटिज़म से बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।